नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। जैसा कि एक मजदूर नेता ने मुझसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने इस मामले में कांग्रेस से ज्यादा आगे बढ़ के कदम उठाया है कि उन्होंने देश के वर्किंग क्लास को, यानी जो मेहनत करने वाला तबका है, उसको ये सीधे सीधे साफ साफ दो टूक शब्दों में बता दिया है कि ये दल उसके हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इस देश में पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उनके हितों के लिए फैसले करते हैं, वो उनके लोन माफ करते हैं, उनको संकट से उबारने की कोशिश करते हैं और ऐसा करते समय वो इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते कि इसका असर किस पर पड़ेगा। निश्चित तौर पर दो ही रास्ते हैं कि वो उसे एक जगह से अगर बोझा उतरता है तो दूसरी जगह लगता है। तो उन्होंने सीधे सीधे इसको साफ कर दिया है कि बिल्कुल हम पूंजीपति वर्ग के पक्ष में हैं, हम उनके हितों की रक्षा करने के लिए यहाँ सत्ता में हैं और ऐसे हितों की रक्षा करते समय आपके हितों का अगर अहित होता है तो हमें वो करने में कोई शक शुबहा नहीं है। जो कांग्रेस वगैरह की सरकारें थी वो इस पर थोड़ा पर्दा डालने की कोशिश किया करती थी। बीजेपी की सरकार, ऐसा उन मजदूर नेताओं ने कहा कि उन्होंने ये पर्दा फाड़ दिया है। ये कड़वी बात तब निकल के आई जब पहले मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश और उसके बाद अब गुजरात में वहां की सरकारों की ओर से ये फैसले आए कि वो मजदूरों के, देश में जो मजदूर काम करते हैं फैक्ट्रियों में और अन्य जगहों में, उनके हित में जो कानून बने हैं सैकड़ों साल में, दुनिया भर के मजदूर आंदोलनों के दबाव में, दुनिया भर के मानवीय आंदोलनों के दबाव में, दुनिया भर में मानव सभ्यता के विकास में, उन सब को वो सस्पेंड करने जा रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में जो कोविड-19 नाम का वायरस है, जिसने सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को और समाज व्यवस्था को और हेल्थ सिस्टम को एकदम चुनौती दे दी है और हिला के रख दिया है, उसका मुकाबला करते समय जो मौजूदा सरकार है उसके लक्ष्य एकदम स्पष्ट है कि वो इस स्थिति का जो बोझ है वो उन कंधों पर डालेगी जो कंधे पहले से ये माना जाता है कि बहुत ही तकलीफ की स्थिति में है, टूटी हुई स्थिति में है, कमजोर स्थिति में है, परेशान स्थिति में है। आप जानते हैं कि 100 से ज्यादा मजदूर अब तक घरों को लौटते हुए इंडस्ट्रियल इलाकों से लॉकडाउन के फैसले की वजह से विभिन्न दुर्घटनाओं में मारे गए। तो मजदूरों के साथ ऐसा ये सरकार क्यों कर रही है और मजदूरों के इन कानूनों से क्या क्या नुकसान होने वाले हैं? पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इशारा बता दूं तकनीकी तौर पर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिसने एक अध्यादेश लागू किया है और उसको राष्ट्रपति के पास भेजा है सहमति के लिए, चूंकि ये मामला ऐसा है जिसमें केंद्र सरकार की सहमति राष्ट्रपति के द्वारा जरूरी है, क्योंकि तमाम कानून पार्लियामेंट के पास किए हुए हैं, इसलिए वो अध्यादेश तभी प्रभावी होगा जब उस पर राष्ट्रपति अपनी मोहर लगाएं। उसने 35 मजदूर कानूनों को सस्पेंड कर दिया है 3 साल के लिए, 35, और कुल 3 या 4, एक का कुछ अंश और 3 कानून ऐसे हैं जो अभी तक कायम हैं। एक है उसमें बॉन्डेड लेबर एक्ट। आप जानते हैं बधुआ मजदूर हुआ करते थे, जिनको लोग किसी के बाप के कर्जे के नाम पे, किसी को उसके कर्जे के नाम पे, किसी की पत्नी की बीमारी के कर्जे के नाम पे, यानी किसी एक बहाने से लगभग कैद कर लेते थे और वो सिर्फ उसे जीने भर के लिए जो चाहते थे वो देते थे, नहीं देते थे नहीं देते थे, मार भी देते थे। ऐसी स्थिति थी, एक सामंतशाही की स्थिति थी और ये हमारे देश में चली आ रही थी। तो उसको खत्म करने का एक कानून 1976 में बना था, वो अभी कायम है। और एक जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का 1996 में एक कानून बना था, जो ये मजदूर जो बिल्डिंग में काम करते हैं, इनके गिरने विरने और इनकी सुरक्षा को लेके तमाम, वो एक कानून बचा हुआ है। और एक 1923 का कानून है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, एक ये बचा हुआ है। और एक जो है 1936 का पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का सेक्शन 5 बचा हुआ है, पूरा कानून नहीं, उसका सिर्फ सेक्शन 5, जो ये बताता है कि हर महीने आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए या जो भी वेजेस तय होते हैं उसको महीने में भुगतान हो जाना चाहिए।
अब मजदूरों के पास इस देश में मजदूरी करते समय कुल इतनी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें केंद्र और राज्य शामिल हैं, छोड़ना चाह रही है। उसने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं और मैंने इस बारे में, चूंकि ये मामले ऐसे हैं जिसमें मानव अधिकारों का सवाल है, हमारे देश के संविधान के फंडामेंटल राइट्स का भी सवाल है, तो मैंने इस सिलसिले में एक सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब से, एक उद्योगपति से जो मानवीय आधार पर भी बात करते हैं, एक सरकारी अफसर से जो लेबर कमिश्नर रह चुके हैं, और इन लोगों से मैंने बातचीत की। और एक मैंने ट्रेड यूनियन लीडर C2 के हैं, वो पहले राज्यसभा वगैरह में सदस्य रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, और वो C2 के महासचिव हैं, उनसे मैंने बात की। तो एक मजदूर संगठन के नेता, अग्रणी मजदूर संगठन के नेता, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील जो मजदूर कानूनों को जानते हैं, एक सरकारी अधिकारी जो एक मजदूर तबके के लिए फैसला करने वाली एजेंसी के कमिश्नर रह चुके हैं, लेबर कमिश्नर, और एक उद्योगपति से मैंने इस सिलसिले में बात की। मजदूरों में बहुत सारे संगठन हैं, विभिन्न दलों से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस का संगठन है इंटक, और एक भारतीय मजदूर संघ है जो RSS का संगठन है। तो इस सत्तारूढ़ सरकार के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसे आप कह सकते हैं, जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनके अपने अपने संगठन हैं। उसमें सबसे प्रमुख संगठन है C2। उसके महासचिव से मैंने बात की है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं भारतीय मजदूर संघ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मजदूर संगठन है, उसके अध्यक्ष साजी नारायण का बयान पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों का यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून कन्वेंशन का उल्लंघन है और यह एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा जहां कोई कानून का राज ही नहीं होगा, और इन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सारे मजदूर संगठनों ने इसकी आलोचना की है। तो सबसे पहले जो देश में विपक्ष के मजदूर संगठनों में सबसे प्रमुख आप कह सकते हैं, और जो एक पूरी विचार की जो है आमने सामने प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी C2 के महासचिव तपन सेन से बातचीत अब आप सुनिए। तो आप लोग जो C2 है और जो दूसरे लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और किस किस लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इन फैसलों का विरोध किया है? सारे विरोध किया, सारे ने किया है। BMS विरोध करेगा क्या? BMS सारे मजदूर संगठन ही इसको विरोध करेगा। अच्छा, में भी सरकार के जो जेब वाली मजदूर संगठन है वो नहीं कर सकता है। अच्छा, लेकिन सारे मजदूर संगठन बाकी इसको विरोध में है। ऑलरेडी इसी मुद्दे पर हमने सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, लेबर मिनिस्टर को 3-3 चिट्ठियां लिखा संयुक्त रूप से। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि क्या इसमें आप लोग एक्शन के लेवल पर क्या लेंगे? एक तो विरोध किया आपने कि इसको प्रिंसिपली आपने विरोध किया। सारे देश में ऑलरेडी हमको बुलाने का पहले उतार गया जी। 8 तारीख को बिहार में पुतला जलाया गया जी। 7 तारीख को, 8 तारीख को आज कर्नाटक में ये लेके प्रदर्शन हो रहा है जी। और दूसरे जगह में भी स्पॉन्टेनियस शुरू हो गया एजिटेशन जी। लेकिन ये लॉकडाउन का स्थिति, कुछ पाबंदी भी है जी। तो इसका हम तैयारी कर रहा है, लेकिन एट फैक्ट्री लेवल इसको हम रेजिस्ट करेंगे, प्रतिरोध करेंगे, हम एक करने नहीं देंगे। अच्छा, फैक्ट्री लेवल पे आप इसका प्रतिरोध करेंगे। क्या है आप इसमें कोई और की स्वाभाविक होते ही हम हड़ताल, क्या उसका पहले भी हड़ताल में जाने का तैयारी हमको करना पड़ेगा इसको खिलाफ। अच्छा, दूसरे क्या आप इसको कोई कानूनी चुनौती भी देने की सोच सकते हैं? नहीं, अभी तक तो वो सोच नहीं है। जो कानूनी चुनौती, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना कोई फायदा नहीं है। अच्छा। आज तक जो इतिहास है इसी में जुडिशियरी से कोई फायदा मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। ये हमको अपने कदम पर, अपने बलबूते पर इसको रोकना हो। जी, एक और बात मैं पूछ लूं कि ये जो माइग्रेंट लेबर वाला इशू है, जो पैदल चले आ रहे हैं घर के लिए 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा, कई जगह से 2000 किलोमीटर से ज्यादा, इसमें से बहुत सारा कैजुअलिटी हुआ है। आज सुबह एक रेल एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 17 मजदूरों की मौत हो गई है। इस सब पर लेबर ऑर्गेनाइजेशंस का कोई बहुत मतलब दिखता नहीं है, कोई बहुत एफर्ट कर रही हो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, इशू बना रही हो इसको। ये आपको लग सकता है, लेकिन हम लोग लॉकडाउन का दूसरे दिन से यही लेके
लगातार सरकार से पत्रालाप करते रहा, बात करते रहा, जो इसको लिए बंदोबस्त करो। और यही प्रक्रिया में 22 तारीख से लॉकडाउन शुरू हुआ। 29 को होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिया, जो माइग्रेंट का किसी को छटनी नहीं करना पड़ेगा, कर सकते हो, किसी को वेतन नहीं काट सकते हो, किसी को एविक्शन नहीं कर सकते हो अपने रहने का जगह में, और दूसरे जगह में ये लॉकडाउन का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन के लिए इसका सरकार को शेल्टर रुकने का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। लेकिन ये सर्कुलर जो दिया वो ऐसे नहीं दिया, लगातार मजदूर आंदोलन ने परसू करते रहा, तभी ये सर्कुलर आया। लेकिन ये सर्कुलर एक दिखावा, जैसा हम रोजाना प्रधानमंत्री का प्रवचन सुनते रहते हैं टीवी में, ये सर्कुलर भी प्रवचन जैसा रह गया। वो दुनिया को दिखाया जो देखो हमें सर्कुलर जारी किया, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन के लिए कुछ नहीं किया। हमने कम से कम 22 चिट्ठी लिखा पिछले माने जो एक महीने के अंदर। 22 लेटर हैज ओनली गॉन फ्रॉम CI2। सारे ट्रेड यूनियन संयुक्त रूप से कम 4-5 चिट्ठी दिया प्राइम मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर को, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया। कहे सरकार कदम उठाने वाला नहीं है, ये मालिकों का खरीदा हुआ है, तो इसीलिए वो नहीं उठाएंगे। और इसी परिस्थिति में परियायी जो श्रमिक है, जो हमारे देश का उत्पादन व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। आप देखोगे जब बेंगलोर में इसको जाने का बंदोबस्त, ट्रेन का बंदोबस्त हुआ, मालिक लोग कहते हुए मिनिस्टर ने वो ट्रेन को कैंसिल करवा दिया। यही लोगों को भूखा मर रहा है, और यही लोग अगर काम छोड़ के चला जाएगा, हमारा इंडस्ट्री नहीं चल पाएगा। ऐसा एक अमानविक, इनह्यूमन, क्रूएल जो अप्रोच ये है मालिक लोगों का, और उसका जेब के अंदर हमारे मोदी सरकार काम कर रहा है। तो इसी परिस्थिति में माइग्रेंट वर्कर ये स्थिति में आया है, और ये लोग खुद ही सड़क पे उतर गया है। ये जो ट्रेन का व्यवस्था बाद में, ये जगह जगह में माइग्रेंट वर्कर जब सड़क पे चलने लगा और हंगामा मचा दिया संगठित रूप में, जिसमें सारे ट्रेड यूनियन इसको साथ था, और तभी जाके उसको एक का बंदोबस्त करना पड़ा। लेकिन अभी एक दूसरा चक्कर चल रहा है, ट्रेन का बंदोबस्त किया सेंट्रल गवर्नमेंट, और वही सेंट्रल गवर्नमेंट का पिट्ठू जो राज्य सरकार ने, वो उसको कैंसिल करवा रहा है, ये बहाना देके वो बहाना देके, ये जो एक चल रहा है। तो इसको खिलाफ भी हमने आवाज उठा रहा है लगातार। यही लेके भी हमारे हस्तक्षेप में ये ट्रेन सर्विस चालू हुआ, ट्रेड यूनियन आंदोलन का हस्तक्षेप में, और ये लेके आगे भी हमको आगे चलना है, लड़ना है। एक बात बताइए कि ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में, हरियाणा, इनमें आपका संगठन कमजोर लगता है। हम लोगों को यहाँ से, पत्रकारों को हम कह सकते हैं, रिपोर्ट्स कम आती हैं, हो सकता है कोई दूसरी बात हो, लेकिन हम लोगों को कमजोर लगता है। यहाँ कोई वैसा डेमोक्रेटिक आंदोलन भी नहीं है। तो इन राज्यों में ही ज्यादा मजदूर हैं, ये जो माइग्रेंट लेबर आए हैं और यहीं लौट रहे हैं वापस। तो इनमें आप कैसे इस बात को, इन्हीं में ये ऐसे कड़े कानून आ रहे हैं, तो इनमें आप कैसे इस लड़ाई को तेज करें? मेरा लगता है आपका हिसाब ठीक नहीं है। ठीक, आज का डेट में सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर का इन्फ्लक्स है इन द साउदर्न इंडिया, इन तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन केरल माइग्रेंट वर्कर है। इधर भी है, इधर भी जो न्यू इंडस्ट्रीज है, और लोग समझते हैं माइग्रेंट वर्कर सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। नहीं, माइग्रेंट वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। आज का डेट में मारुति सुजुकी का जो वर्कफोर्स, उसका 30% माइग्रेंट वर्कर है। अच्छा, तो ये है। तो बात ये है, जो इसी परिस्थिति में जो कुछ माइग्रेंट वर्कर के लिए सरकार को कदम उठाना पड़ा, उसका रिटर्न के लिए ट्रेन सर्विस करना पड़ा, ये मजदूर आंदोलन का हस्तक्षेप का चलते ही, और माइग्रेंट वर्कर हिम्मत के साथ सड़क पे उतर गया इसी के चलते। उद्योग जगत में एक जो उनके संगठन है जैसे CII वगैरह, उन्होंने तो खैर आगे बढ़ के इसकी तारीफ की है, क्योंकि वो इसकी मांग करते रहे हैं। लेकिन जो उद्योगपति खुद हैं, उनमें कोई बहुत उत्साह इससे पैदा नहीं हुआ है, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि इससे किसी नए किस्म की अराजकता और दूसरी चीजें जन्म न ले लें। वो डर है, जो वो स्पष्ट तो नहीं कहते, लेकिन वो उसको अपने हिसाब से चीजों को रखते हैं। एक उद्योगपति हैं दिल्ली के, सतीश भल्ला, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े अडानी साहब, गौतम अडानी वगैरह के साथ भी काम किया है, और बहुत प्रसिद्ध है, कानून और तकनीक के बारे में काफी जानते हैं,
जो हमारे टैक्स कानून है इनके बारे में उनका अध्ययन काफी अच्छा है। उनसे मैंने बात की तो सतीश भल्ला जी से क्या बातचीत हुई ये सुनिए। काफी टाइम से ये कोशिश हो रही थी जी कि इन कानूनों को कुछ रिलैक्स किया जाए या खत्म किया जाए जी टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। जी ये काफी अनफॉर्चुनेट है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी जब कानून बनता है पार्लियामेंट के अंदर तो उसके ऊपर बहुत कुछ लगता है, बहुत सारी कमेटियां फॉर्म होती हैं, बहुत सारे लोगों से डेलीगेशन लिया जाता है कि भाई आपका क्या सजेशन है, आपका क्या सजेशन है। जी ऐसे कानूनों को रातों रात उड़ा देना मतलब एक बहुत सोचते समझने की बात है कि ये नॉर्मली बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो किसी कानून में भी। ये तो बहुत सेंसिटिव लॉज हैं विच इज प्रोटेक्टिंग द साइजेबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो वर्किंग क्लास है जी, चाहे वो किसी भी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में या कैसे भी है। तो ये तो बहुत बहुत सेंसिटिव इशू है। इसको हैंडल करने के लिए बहुत मतलब बहुत प्यार से, तरीके से, डेलिब्रेशन से ये सब चीजों से, ये मौका नहीं ढूंढना चाहिए। ये पैंडेमिक का मौका ढूंढ के आप रातों रात पैंडेमिक के नाम में उसको चेंज कर दें, विच इज नॉट फेयर। आप पे सबसे बड़ी चीज जो है, एक बहुत बड़ी मैन फोर्स है। अगर मैन फोर्स की ताकत ही निकाल देंगे, वो ये एक्ट उनको ताकत ही तो दे रहे थे। ये हर कंपनी को गाइडलाइंस ही तो देते हैं कि आप अपने लेबर को, अपने मजदूर को, अपने साथ काम करने वाले को कैसे ट्रीट करना है। यही तो कानून के हाथ, यही कानून से उनका हाथ मजबूत होता था। उनको एक धड़स होती थी, एक उनको सिक्योरिटी आती थी कि भाई हमारी गवर्नमेंट जो भगवान के रूप में है, उसने कोई ना कोई हमारे लिए एक जगह छोड़ रखी है, कि कोई प्लेटफॉर्म छोड़ रखा है जहां पे हमारे डिस्प्यूट होंगे तो रिड्रेसल कर लेंगे। एक सेकंड, आप इंडस्ट्री की जो प्रचलित लाइन है, जो सीआईआई के वगैरह के जो चीफ जो बातें कह रहे हैं, आप बिल्कुल मतलब एक अच्छा सवाल खड़ा कर रहे हैं, मानवीय सवाल खड़ा कर रहे हैं और बड़ा ही सौहार्दपूर्ण सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन ये जो इंडस्ट्री की लाइन है उसको आप बुनियादी तौर पर चैलेंज करते नजर आ रहे हैं। भल्ला साहब, इसकी वजह क्या है? देखिए साहब, ऐसा है कि सबसे बड़ी मानवता होती है, ठीक है। हमारा रिवॉल्यूशन हजारों साल में कैसे हुआ, धीरे धीरे करके हम जंगलों में रहते थे, फिर वो एक ग्रुप रहने लगे, ऐसे बढ़ावा होता है। तो आप जिस आदमी से आप सीआईआई से पूछेंगे तो सीआईआई अपनी बात कहेगा, अगर कोई मजदूर संगठन से पूछेंगे तो वो अपनी बात कहेगा। तो हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। हमारे को जो गवर्नमेंट जो है, वो जो सरकारें चलाते हैं, वो तो उसको बैलेंसिंग करना है कि भाई हम उन दोनों के, उसके प्रॉस में कॉन्स में, क्योंकि बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं। उसी लिए कानून बनते हैं पार्लियामेंट में, बहुत डेलिब्रेशन होती है, बहुत कमेटियां बनती हैं, फिर जाके फिर वोट पड़ते हैं, फिर जाके कानून बनते हैं। तो कोर्ट से एक मेरी सबसे प्रार्थना ही है कि इतने सेंसिटिव इश्यू को पेंडेमिक की मतलब भाषा में उसको हैंडल करें। एक चीज भल्ला साहब, इधर ये हो रहा है भारत में कि अब जो भी नई इंडस्ट्री आ रही है, चाहे लोकल इन्वेस्टमेंट हो चाहे बाहर से आ रहा हो, वो साउथ की ओर जा रहा है। साउथ के राज्यों में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, इन सब में इन्वेस्टमेंट, तेलंगाना में या केरल में, इनमें इन्वेस्टमेंट गया है। लोग वहां की जो कंडीशन है, पॉलिटिकल सोशल कंडीशंस, उनको ठीक पाते हैं और वहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट जा रहा है। उत्तर भारतीय राज्यों में इन्वेस्टमेंट यहाँ से उखड़ उखड़ के वहां चला जा रहा है। तो ये जादू करने की जो कोशिश है, क्या इससे जादू हो पाएगा? वहां की इंडस्ट्री इधर लौटेगी या ये सिर्फ एक बहुत सारे फ्लूक्स की तरह ये भी एक फ्लूक साबित हो? देखिए साहब, ऐसा है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, साउथ तो शुरू से मेजर रहा, क्योंकि अगर आप साउथ के अंदर देखेंगे तो मनी पावर हमेशा साउथ में बहुत रही है। गरीब गुरबा लोग जो है हमारे बिहार में, अपने यूपी के अंदर, सब जगह में, तो यहाँ पे क्या, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, जो लोग भी हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी। अब साउथ में पैसा है और वहां पे जो पॉलिटिकल कल्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्थ इंडिया से। वहां के जो पॉलिटिशियन है, वो आपने देखा होगा, वहां पे इलेक्शंस के अंदर बहुत पैसा कंपेरेटिवली ज्यादा खर्च होता है तो कंपेयर टू नॉर्थर्न स्टेट्स। अगर आप उसको माइनॉरिटी स्टडी करेंगे तो जो वहां के एमएलए या कॉर्पोरेटर जो हैं, वो पब्लिक के साथ काफी सौहार्द वातावरण के अंदर वही लेबर होती है।
वही लोग बड़े लेवल पे एमएलए एमपी वगैरह बड़ा कोशिश करता है इंडस्ट्री आए तो हमारे इलाके के अंदर कुछ डेवलपमेंट होगी, सब कुछ होगा, और वही लेबर को प्यार से समझाते रहते हैं भाई इसको फॉलो कर लो। तो एक अलग वातावरण साउथ में बना हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ओवरऑल क्या है कि ये जो पॉलिसीज की बात हो रही है ये सिर्फ भ्रमित होने की है। देखिए हमारी इमेज बड़ी खराब होती है अगर हम ये वेजेस के जो हमारे जो भी लेबर लॉ हैं हम इसको डाइल्यूट करके इसको अट्रैक्ट करते हैं तो वी विल बी ए लाफिंग स्टॉक इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले दिल्ली के एक मजदूर कानूनों के बारे में जानने वाले और मजदूर कानूनों में हस्तक्षेप करने वाले एक वकील संजय घोष जी से मैंने बातचीत की, और संजय घोष जी ने इन श्रम कानूनों के बारे में और इससे जुड़ी हुई चीजों के बारे में जो बताया वो आपके सामने। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो कुछ भी ये कर रहे हैं क्या ये लीगली चैलेंज करने लायक है कि नहीं, कानून में इसकी क्या स्थिति है, या जो मन में आए कर सकते हैं? देखिए आज का माहौल तो आपको पता ही है, कोर्ट कचहरी में क्या हो रहा है, उच्चतम न्यायालय में केसेस जा रहे हैं, मजदूरों का केसेस जा रहे हैं, माइग्रेंट श्रमिक जो है जो मर रहे हैं, रेल पटरी के ट्रैक में मर रहे हैं, उनके केस में आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है। तो आपको ही पता है, मुझे ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं कि क्या कानून से कोर्ट से क्या मिलने वाले हैं, उसका संभावना तो मेरे अनुसार बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि ये कानूनी है कि नहीं, तो मेरे अनुसार तो एकदम गैर कानूनी है। ये बहुत लेवल पे गैर कानूनी है। वो कैसे ये यही बताइए कि कैसे ये गैर कानूनी है। चलिए आपको वो भी बता देते हैं। हमारे संविधान में देखिए दो तरीके के कानून है, आपको समझना है। एक तो है संविधान। संविधान में हमारे जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वो उसका अनुसूचन किया गया है कि ये चीज को मौलिक अधिकार माना जाता है। और ये जो संविधान है, संविधान के अनुसार बाकी कानून पालित होते हैं। आपको जान के बहुत हैरानी होंगे कि बहुत सारे श्रम अधिनियम है वो संविधान के पहले से भी है। वो संविधान का भी पुराना है, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम वेतन 1948 का है, औद्योगिक विभाग अधिनियम 1947 का है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1930s में है। तो ये तो हमारे बहुत सारे कानून जिसको मोदी योगी जी ने 3 साल के वनवास में भेज दिया है, बहुत सारे कानून तो हमारे संविधान के पहले से भी है। तो मैं जो कहने वाला था वो ये है कि संविधान के में मौलिक अधिकार जो लिखा गया है, हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स जो 3 नंबर खंड में है, पार्ट 3 में है, उसमें बहुत सारे संवैधानिक अधिकार है। एक तो है समानता का अधिकार, जो 14 आर्टिकल 14 में धारा नंबर 14 में है, समानता का अधिकार कि हर नागरिक को और हर गैर नागरिक को, मतलब एक बहुत सारे मौलिक अधिकार है जो सिर्फ नागरिक को दिया जाता है, और बहुत सारे संवैधानिक अधिकार है जो सबको दिया जाता है। और ये जो है जो अधिकार है ये सबके लिए है आर्टिकल 14 में, कि इक्वल ट्रीटमेंट और इक्वल प्रोटेक्शन, की कानून का सुरक्षा सबको सेम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ जो दिया जाता है। एक तो आर्टिकल 14 है। फिर आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 में राइट टू एम्प्लॉयमेंट है और राइट टू एसोसिएशन एंड यूनियन है, मतलब आपको संगठित करने का भी मौलिक अधिकार है। तो आज के दिन में योगी सरकार जो प्रस्ताव है उसमें एक कानून जो है जो निलंबित होने वाले हैं वो है ट्रेड यूनियंस एक्ट जो 1926 का है। मतलब आप श्रमिक से उनको संगठित होने का अधिकार छीन ले रहे हैं, अधिकार भी आप हनन करने वाले हो कि जो मौलिक अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 19 में लिखा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस इज अ फंडामेंटल राइट, तो ये भी गए। और फिर आर्टिकल 21 धारा 21 जो है वो कहते हैं सबसे हमारे अहम, सबसे हमारे प्रधान मौलिक अधिकार वो है क्या? जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। तो आज के दिन में और एक है आर्टिकल 23 जो कहते हैं बेगार और फोर्स्ड लेबर, आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते हो आज के दिन में। और ये जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में श्रमिक के लिए भी इस्तेमाल किया है।
जैसे आपको शायद पता होगा कि एशियन गेम्स विलेज का जो केस था PUCL का, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस श्रमिक को आप कम वेतन दे के काम करा रहे हो वो भी मौलिक अधिकार का हनन है। तो ये सब मौलिक अधिकार के अनुसार ही सरकार काम कर सकते हैं। तो ये जो अधिनियम है ये एकदम बिल्कुल ये मौलिक अधिकार के खिलाफ है। तो ये तो मेरे अनुसार एकदम गैर कानूनी जी। और आखिर में मैंने एक प्रशासनिक पक्ष लेने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिटायर हो चुके और उत्तर प्रदेश में लेबर कमिश्नर रह चुके और हम लोगों के कार्यक्रमों में बहुत बार आने वाले रिटायर्ड IAS राजू शर्मा जी से बातचीत की। आप ये पक्ष भी सुनिए और इन बातचीत के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समेटेंगे, लेकिन आप राजू शर्मा जी से जो बातचीत हुई उसको सुन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो हमारे यहाँ व्यवस्थापन करने वाली ब्यूरोक्रेसी है वो इस तरह के फैसलों को कैसे लेती है कि जो संविधान बनने से पहले मजदूरों के हित में कुछ कानून मानवीयता के आधार पर पास हुए थे, एकाएक स्ट्रोक ऑफ पेन से कुछ लोगों ने एक मीटिंग करके राज्यों में उसको एकदम से उड़ा दिया। और वो कानून क्या है कि काम के घंटे कितने होंगे, नौकरी पे उसको काम करने के पैसे कितने दिए जाएंगे, उसकी ग्रेच्युटी वगैरह का सवाल ही नहीं। वो तो जो पहले से चली आ रही थी उनकी खतरे में पड़ गई है इस फैसले से। और वो किसी को भी हायर एंड फायर कर सकते हैं। ठीक है, दुनिया में कैपिटलिस्ट दुनिया में इस तरह की बातें हमेशा आती रहती हैं और हमेशा चूंकि कैपिटलिस्ट दुनिया इस तरह की है कि वो गरीब लोगों को और गरीब करती है, अमीर लोगों को और अमीर करती है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, लगभग अब हम किसी भी दिन चीन से आगे हो जाएंगे, बराबर तो लगभग पहुंच ही गए हैं और जिसमें बहुत बड़ी आबादी अपने श्रम के जरिए पैदा की हुई दौलत से जीवित है, वहां एकाएक इस मतलब पेंडेमिक का फायदा उठाकर राज्य सरकारों द्वारा आनन फानन में सारे मजदूर कानूनों को उड़ा देना और ये उम्मीद करना कि इससे उनके यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है बरसों की हर किस्म की कलाबाजी करने के बाद वो सिर्फ इस फैसले से हो जाएगा। इसको आप किस तरह से लेते हैं सर? आपने इतने दिन एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है राज्य केंद्र में, इस फैसले से क्या सचमुच उत्तर प्रदेश में सारी इंडस्ट्री भाग खड़ी होगी तमिलनाडु वगैरह से कारखाना लेके, केरल से और आंध्रा से, तेलंगाना से? शीतल जी, आप को मैं ये भी याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश में मैं करीब 1.5 साल लेबर कमिश्नर भी रहा। क्या बात। कुल मिला के करीब 44-45 कानून हैं लेबर के, और वो सारे ऐसे कानून हैं जो आज से नहीं आए। ये 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जितनी ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स हुई, राइट्स की बात हुई, मुश्किल फैक्ट्रीज एक्ट और ये सारी व्यवस्थाएं आई थी जिसमें उनको मिनिमम चीजें दी गई थी। जैसे चाइल्ड लेबर को अबॉलिश किया गया, चाइल्ड लेबर की क्या उम्र होनी चाहिए। इंडिया में वो 14 साल होती थी एक जमाने में, फिर बढ़ के 16 हुई, फिर 18 हुई। फैक्ट्री में भी एक जमाने में 14 साल 15 साल के लोग काम करते थे। फैक्ट्री में डेंजर से निपटने के लिए या खतरनाक कार्यों से निपटने के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसके बाकायदा रेगुलेशंस होते हैं, ये फैक्ट्रीज एक्ट में हैं। तो ऐसे करीब 44 कानून हैं। पेमेंट मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुतेरे इसमें निर्णय दिए कि भाई जो मिनिमम वेज होती है वो सबसिस्टेंस वेज, जिंदा रहने की वेज से कम नहीं हो सकती, उस पर भी आदेश करने पड़े उसको। तो एक लंबा सफर रहा है और वाहियात की कानून जो देखने में आए। सरकार ने तो एक ऑर्डिनेंस बना जिसमें उन्होंने कह दिया कि 3 साल तक 35 या 36 या 37 लेबर कानून लागू ही नहीं होंगे। मतलब एक तरह से फ्री कर दिया इंडस्ट्री को, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को। जो आएगा वो तो बात की बात है कि नया इन्वेस्टमेंट आता है नहीं आता है, ये तो आगे देखने की बात है, उस पर अभी बात नहीं चाहिए। जो ऑलरेडी है उसको एक तरह से छूट
दे दी। तो हमने बात की वकीलों से, हमने बात की ट्रेड यूनियन नेताओं से, हमने इंडस्ट्री से भी बात की। इवन इंडस्ट्री में इस तरह की उनको भी अचरज सा है, भले ही अंदर से उनको प्रसन्नता हो क्योंकि इससे उनको व्यापारिक फायदा होगा, लेकिन वो भी इसको सीधे सीधे स्वैलो करने की स्थिति में नहीं है। यूनियन और एक वकील साहब से बात हुई, वो बड़ी खतरनाक है कि मैंने उनसे पूछा कि इस तरह के फैसले की कोई कानूनी रेमेडी है कि नहीं, और आपको आश्चर्य होगा कि ट्रेड यूनियन के नेता ने तो जो कहा, तो चलिए हम ये कह सकते हैं कि मजदूर आंदोलन के नेता हो, उनके अपने अनुभव होंगे, कानूनी जानकारी उनकी कम रही होगी, लेकिन वकील साहब जो सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं, वो भी, उन्होंने भी अब यूं कहा जाए कि बहुत गार्डेड वर्ड्स में ये स्वीकार कर लिया कि कानूनन इस वक्त में कोई रेमेडी मिलना बिल्कुल मुश्किल है। तो क्या हम सचमुच में लोकतंत्र को खो चुके हैं क्या, कि इतने बड़े इस तरह के फैसले हो जाएं? जी। और उसका कारण ये बताया जाता था कि लोग रिश्वत मांगते हैं वगैरह वगैरह, जिसमें सच्चाई है, लेकिन जिसका मतलब ये नहीं है कि एक्सप्लॉइटिंग की छूट होनी चाहिए। तो ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट आप जानते ही हैं, लगभग समाप्ति पर, और पिछले 10 वर्षों में 15 वर्षों में कोर्ट का जो रवैया बहुत फेवरेबल होता था वर्कर की राइट्स के हितों की, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के पक्ष में और वर्कर्स के पक्ष में तमाम जजमेंट, प्रोग्रेसिव जजमेंट्स कोर्ट के आते थे। तो हमारी विद्वताएं जो वर्कर्स के राइट्स के संबंध में बढ़ती रही हैं। कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन की स्थिति ये है कि हर काम कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट होता है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसी भी वर्कर को मिनिमम वेज नहीं मिलती है। कोरोना के संकट की आड़ में सरकार ने अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज की या उससे अपने आप को बरी कर लिया है। हाँ, तो ये मतलब हास्यास्पद तो क्या कहें, ये तो ऐसी अप्रत्याशित किस्म के निर्णय है और इतनी क्रूर भाषा में लिखे हुए निर्णय है। आप थोड़ा उदारीकरण कर सकते थे, लेकिन इस तरह से एक मुश्त कह देना कि वर्कर बात कोई राइट ही नहीं है, जैसे के साथ सलूक करो, ये शोभा नहीं देता किसी भी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।